गुप्ता एंड गुप्ता जो कि गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट बुक है। सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट बुक है, उसी का चैप्टर है कंक्रीट स्ट्रक्चर या कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन। ये एक डिज़ाइन पेपर है, इसी का क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है गुप्ता एंड गुप्ता, जिसका क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में डायरेक्ट मैच करता है, चाहे वो जेई का हो, जो एग्ज़ाम वो जेई का हो या फिर स्टेट एई का हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो गुप्ता एंड गुप्ता है, उसी बुक का ये चैप्टर है, 14th नंबर चैप्टर है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 13 तक के चैप्टर जो है एफएम से सॉल्व करते हुए हम लोग स्टील स्ट्रक्चर तक का टोटल चैप्टर को हम लोग सॉल्व करके एनालाइज करते हुए वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये 14th नंबर चैप्टर है, जिसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं इसका, और स्टार्ट करते हुए हर एक क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ये चैप्टर जो है 14th नंबर चैप्टर कंक्रीट स्ट्रक्चर, या फिर इसको आरसीसी बोलते हैं, या फिर डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, या फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कुछ भी इसका नाम दिया जा सकता है। हम लोग इसको आरसीसी शॉर्ट फॉर्म करते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसको लेकर के चलते हैं। तो आज जो मेरा है उसको शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। पिछला पार्ट में हम लोग 244 तक का जो क्वेश्चन है वहाँ तक हम लोग सॉल्व किए थे, एनालाइज किए थे। इस पार्ट में आज इस पार्ट होगा, इसमें हम लोग 240 से जो आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। वही चैप्टर है आरसीसी, या फिर कह सकते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो भी इसको बोल सकते हैं, या कंक्रीट टेक्नोलॉजी या आरसीसी, या फिर डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो आज 240 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 240 से ये स्टार्ट करते हैं। 240 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैचिंग का है। 240 नंबर क्वेश्चन मेरा मैचिंग का है। कनेक्शन विथ मोमेंट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कनेक्शन, टाइप ऑफ स्लैब दिया हुआ, मोमेंट कैपेसिटी दिया हुआ। इसमें हम लोग देखे थे कि ट्रायंगुलर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल स्लैब है उसका अगर मोमेंट कैपेसिटी देखा जाए तो उसका कितना होता है, तो W//7/2 इसका फार्मूला होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मोमेंट कैपेसिटी है उसका, अगर सिंपली सेपरेटेड स्क्वायर स्लैब है, और स्क्वायर स्लैब है, तो इसका जो मोमेंट कैपेसिटी कितना हुआ था, WL²/24 हुआ था, WL²/24। और अगर स्क्वायर स्लैब है और फिक्स है ऑल एज, जब इसका चारों एज फिक्स है, जैसे स्क्वायर स्लैब है और उसका फिक्स है चारों एज, तो उस केस में जो इसका मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होगा वो कितना हो जाता था, तो WL²/48। इस तरह से देखें हम लोग, एक का मेरा 2 हो गया, WL²/72। स्क्वायर स्लैब का कितना होगा, WL²/24, दैट इज़ 1। और फिक्स एज में कितना हो गया, सबसे मिनिमम होता है इसमें कैपेसिटी, तो WL²/48, दैट इज़ 3। 213 इसका आंसर देख लेते हैं, 213 दैट इज ए में दिया हुआ था, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, 241 नंबर। द पर्पस ऑफ लैटरल टाइज, जो लैटरल टाइज हम लोग प्रोवाइड करते हैं कॉलम में, वो क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है, वो पूछ रहा है। द पर्पस ऑफ लैटरल टाइज इन शॉर्ट कॉलम, इसका मेन पर्पस होता है अवॉइड द बकलिंग ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बार, फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटेट द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, इंक्रीज नहीं करता। मेन इसका जो फंक्शन होता है लैटरल टायर का, जो बकलिंग है लॉन्जिट्यूडिनल जो बार है उसको बकलिंग से बचाता है। तो मेन फंक्शन जो हो गया लैटरल टायर का, वो क्या हो गया, अवॉइड द बकलिंग ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बार। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम द एलोवल स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, जो स्टील होता है कंप्रेशन साइड में, जो स्टील हो रहा है डबली रेनफोर्स्ड का रेक्टेंगुलर बीम में, उसके बारे में पूछ रहा है क्या होता है। तो इक्वल टू द परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन स्टील, ये बोल रहा है कि जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है टेंशन स्टील में उसके बराबर होता नहीं। जो कंप्रेशन साइड में जो स्टील होता है उसका जो एलोवल स्ट्रेस होता है वो कम होता है, किससे, तो टेंसाइल स्टील से। इसमें कम देख लेते हैं कहाँ, लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन स्टील। कहने का मतलब इसका ये है कि हम लोग देखे थे अगर ये डबली रेनफोर्स्ड है, तो नीचे जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं बार, कुछ वो बार है हम लोग कंप्रेशन साइड में इसको प्रोवाइड करते हैं। तो कंप्रेशन साइड में जो स्टील होता है इसको हम लोग सिग्मा FC बोलते हैं। ये जो होता है वो कम होता है किससे, सिग्मा ST से।
तो सिग्मा एस एफ सी जो है वो कम होता है किससे, सिग्मा एस टी से। तो यही इसमें पूछ रहा है कि कंप्रेशन स्टील में जो प्रोवाइड होता है लेवल स्ट्रेस वो कम होता है, ज़्यादा होता है या बराबर होता है किससे, टेंशन स्टील में, तो इससे कम होता है। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, साइड फेस रेनफोर्समेंट। साइड फेस रेनफोर्समेंट कब कहते हैं, जब मान लें डिप जो इसका है बीम का जो डेप्थ है वो अगर 750 mm से ग्रेटर हो जाए, मतलब 750 से ग्रेटर हो जाए, तब हम लोग प्रोवाइड करते हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट। और कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.1% ऑफ वेव एरिया, जो वेव का एरिया होता है उतना, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है बोथ साइड में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ साइडेड। ध्यान देख रहे हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, रिक्वायर्ड इन टी बीम कितना करते हैं, तो 0.1%, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये इसमें याद रखना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन ऑफ अंडर एनफोर्स सेक्शन। सबसे पहले तो दिया हुआ WSM वर्किंग स्ट्रेस का और अंडर एनफोर्स सेक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि WSM में जो हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, जो मेन जो इसका फैक्टर या क्राइटेरिया होता है अंडर एनफोर्स्ड, ओवर एनफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन का डिफ्रेंशिएट करने का, वो कौन होता है, वो स्ट्रेस होता है। ठीक है, किसमें, WSM में। यही अगर LSM रहता है तो LSM में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग स्ट्रेन को मेन फैक्टर मानते हैं, इसमें स्ट्रेन से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं अंडर एनफोर्स्ड और ओवर एनफोर्स्ड। यहाँ पे WSM दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ऑप्शन पे आते हैं, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ विल बी ग्रेटर दैन द बैलेंस डेप्थ। बोल रहा है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अंडर एनफोर्स सेक्शन है, तो क्या न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ विल बी ग्रेटर दैन, अंडर एनफोर्स सेक्शन में जो होता है क्रिटिकल एक्सिस ग्रेटर होता है ना कि एक्चुअल एक्सिस। तो ये बोल रहा है कि द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ विल बी ग्रेटर दैन द बैलेंस सेक्शन। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये होता है ओवर एनफोर्स सेक्शन में। ठीक है, तो पहला सेक्शन दिया हुआ है किसके लिए होता है, तो ओवर एनफोर्स सेक्शन के लिए होता है, ना कि अंडर एनफोर्स। यहाँ पे अंडर एनफोर्स था, तो ये मेरा गलत हो गया। न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए ग्रेटर है किससे, एक्स सी से, कब होता है, ओवर एनफोर्स में। तो स्ट्रेस देखो, यहाँ पे स्ट्रेस दिया हुआ, स्ट्रेस ही होता है, क्योंकि WSM में हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो स्ट्रेस पे मेन पॉइंट जो होगा, इसमें मेन क्राइटेरिया होगा स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन विल बी रीच इट्स मैक्सिमम परमिशन वैल्यू फर्स्ट। सही बात है, जो स्ट्रेस होगा स्टील में वो पहले मैक्सिमम वैल्यू पहुँचेगा, मीन सिग्मा ST जो होगा वो बराबर हो जाएगा T का। तो मैक्सिमम जो पहले पहुँचेगा कौन पहुँचेगा, तो सिग्मा ST पहुँचेगा इन कंपेयर टू कॉन्क्रीट सिग्मा C। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस विल बी लेस दैन द बैलेंस सेक्शन। ये भी सही है, मोमेंट ऑफ जो रेसिस्टेंस होगा वो कम होगा किससे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन या फिर क्रिटिकल सेक्शन। बैलेंस सेक्शन या क्रिटिकल सेक्शन से कम होगा। तो मेरा ए और ए दोनों सही हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। फर्स्ट किसके लिए दिया हुआ था, तो ओवर एनफोर्स सेक्शन के लिए दिया हुआ, ये अंडर एनफोर्स के लिए दिया हुआ है, और ये भी अंडर एनफोर्स के लिए दिया हुआ है। ये अंडर एनफोर्स पूछ रहा था वर्किंग स्ट्रेस में, तो मेरा 2 और 3 सही हो गया। अच्छा, 4 और है। द कंक्रीट ऑन द टेंशन साइड इज आल्सो बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। बोल रहा है कि द कंक्रीट ऑन टेंशन साइड में जो कंक्रीट है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं मोमेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए। तो कंक्रीट जो टेंशन साइड में होता है उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, उसको रेजिस्टेंस निकालने में हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये भी मेरा गलत हो गया, सिर्फ मेरा 2 और 3 ही सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2 3 किस में दिया हुआ, दैट इज डी में दिया हुआ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of the equal cross section area can resist the torsional moment of RCC beam section more efficiently when the working stress design beam adopted। टॉर्शनल मोमेंट को पूछ रहा है कि टॉर्शनल मोमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया है रेसिस्ट टॉर्शनल मोमेंट ऑफ RCC बीम सेक्शन मोर इफिशिएंटली, जो मोर इफिशिएंटली करे व्हेन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन इज बीइंग अडॉप्टेड। अगर WSM में हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें टॉर्शनल मोमेंट को लिए रेसिस्ट करने के लिए मोर इफिशिएंटली कौन होगा, तो बॉक्स सेक्शन जो होता है इकोनॉमिकली होता है और इफिशिएंटली यूज होता है किसके लिए, टॉर्शनल मोमेंट के लिए रेसिस्ट करने के लिए, किसमें, WSM में। तो हम लोग को पूछ रहा था मोमेंट रेसिस्टेंस WSM में, तो हो जाएगा बॉक्स सेक्शन, दैट इज बी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्ट्रेस विथ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन। लॉस ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है टाइम के साथ। तो लॉस ऑफ स्ट्रेस जो होता है टाइम के साथ वो क्रीप होता है और रिलैक्सेशन होता है। लेकिन इसमें दिया हुआ कांस्टेंट स्ट्रेन, मतलब जो स्ट्रेन है वो कांस्टेंट है, मीन्स चेंज इन लेंथ जो हो रहा है वो कांस्टेंट है, या फिर कह सकते हैं 0, कांस्टेंट स्ट्रेन है। तो कांस्टेंट स्ट्रेन में जो लॉस होता है वो होता है रिलैक्सेशन।
लेकिन अगर स्ट्रेन चेंज करता है तो उस समय होता है क्रीप। यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट स्ट्रेन दिया हुआ है तो इसमें होगा रिलैक्सेशन, लॉस ऑफ स्ट्रेस। यहीं पे अगर क्रीप रहता तो इसमें चेंज होता, चेंज इन स्ट्रेन। जब स्ट्रेन चेंज करता है तो उस समय जो मेरा जो लॉस ऑफ स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं क्रीप। बट यहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रेन है तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डीप बीम और डिजाइन फोर्स। डीप बीम होता है, डीप बीम हम लोग देखे थे, अगर L/D का जो रेशियो है, L/D का रेशियो 2 या 2.5 से कम होता है तो उसको हम लोग डीप बीम कहते हैं। लेस देन 2 होता है तो उसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड डीप बीम, और अगर लेस देन 2.2 होता है तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस डीप बीम। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डीप बीम किस लिए डिजाइन करते हैं, तो डीप बीम को मेन डिजाइन करते हैं बेंडिंग मोमेंट को, बेंडिंग मोमेंट पर्पज से लिए। डीप बीम आर डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, शियर का इसको चेक करते हैं फॉर पर्पस ऑफ चेकिंग, चेक करने के लिए, शियर क्रैक को चेक करने के लिए हम लोग डीप बीम का यूज करते हैं। बट डिजाइन जो किया जाता है मेनली, मेन पर्पस होता है डिजाइन को बेंडिंग मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट ओनली। डीप बीम डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट ओनली। नेक्स्ट है P is the pre-stressing force applied at the maximum eccentricity G at the mid span। फिगर दिया हुआ, the balance the concentrated load W, बैलेंस लोड मेथड, बैलेंस लोड विल बी। अच्छा, बैलेंस लोड पूछ रहा है इसमें कितना होगा, इस तरह से दिया हुआ। तो अगर इसको हमको फैक्टर करेंगे, ये थीटा मान लेते हैं, ये G दिया हुआ है, ये P, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, नीचे ब्रेक करेंगे तो इधर से लगेगा कितना P और P 2P साइन थीटा। बट थीटा पर कम है तो इसको हम थीटा को, साइन थीटा को हम लोग सिर्फ थीटा मान सकते हैं। तो 2P थीटा हो गया, 2P थीटा बराबर हो जाएगा किसका, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर अगर स्मॉल है तो देख रहे हैं कि L/R दैट इज G/L। L यहाँ कितना दिया हुआ है L/2 दैट इज L/2। यहाँ से हम लोग क्या देखें तो ऊपर से जो लग रहा था मेरा W, नीचे से कितना लग जाएगा मेरा 2P थीटा। थीटा का वैल्यू मेरा कितना आ गया था G/L/2। इसको इसमें पुट करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद मेरा कितना आ रहा है W बराबर 2P। इसको और सॉल्व करते हैं तो W इज इक्वल टू 2P थीटा बराबर कितना आ गया था मेरा G/L/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो मेरा P का वैल्यू पूछ रहा है, P का W का वैल्यू पूछ रहा है। W का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, W बराबर 4PG/L, 4PG/L। ऑप्शन देख लेते हैं 4P/L। सिर्फ कुछ नहीं करना था, इसमें बैलेंस करना, नीचे से कितना लग रहा है 2P थीटा, 2P साइन थीटा होगा। बट थीटा को साइन थीटा भले स्मॉल है तो इसको हम लोग थीटा कर देते हैं। थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे G/L/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ का चेक करें, डेवलपमेंट लेंथ हम लोग जानते हैं कितना होता है, डेवलपमेंट 5 सिग्मा ST/4 टॉप BD, ये डेवलपमेंट लेंथ होता है। तो ये पूछ रहा है कि फॉर चेकिंग द डेवलपमेंट लेंथ LD द सेल नॉट एक्सीड M1/V प्लस L नोट। L नोट एंकरेज लेंथ होता है, फिर M1 इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन आफ्टर बार कटेलमेंट, V इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द रीजन एंड L नोट इज द डिसकंटिन्यूअस एंड। L नोट एट द डिसकंटिन्यूअस एंड पे कितना पूछ रहा है, मीन्स एंकरेज का वैल्यू पूछ रहा है। इससे L नोट हम लोग जाके LD का वैल्यू भी देखें, एक दूसरा LD होता है नोट ग्रेटर दैन M1/V प्लस L नोट। L नोट जो होता है एंकरेज लेंथ होता है, एंकरेज लेंथ होता है। तो ये पूछ रहा है कि एंकरेज लेंथ का वैल्यू कितना होना चाहिए होगा एट द एंड पे, जहाँ पे कटल कर रहा है, जहाँ पे कटलमेंट हो रहा है वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस एज पे एंड पे कितना होगा। तो L नोट का जो वैल्यू होगा मीन्स एंकरेज लेंथ का वैल्यू जो होता है वो होता है इक्वल टू 12.5 या इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, इक्वल टू 12.5 होगा कटेलमेंट लेंथ। दिस इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग स्ट्रेन का डिजाइन, स्ट्रेन का डायग्राम हम लोग देखे थे, इस तरह से हुआ था। मैक्सिमम कितना हुआ था मेरा 0035, यहाँ पे कितना हुआ था अपना 0.002 और नीचे हुआ था स्ट्रेन 0.002 प्लस F/1.1 ES, इस तरह से था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लीनियर है, इस तरह से लीनियर वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट स्टेट डिजाइन में क्या हो रहा है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर कर रहा है, दैट इज लीनियर कह सकते हैं कि लीनियर है, दैट इज ए। और पैराबोलिक एंड ये क्या होता है, ये स्ट्रेस डायग्राम होता है। अगर स्ट्रेस डायग्राम पूछता है यहाँ पे, ये हो गया मेरा लीनियर स्ट्रेन डायग्राम,
और पैराबोलिक और रेक्टेंगुलर किस में होता है, इसका डायग्राम अगर देखेंगे स्ट्रेच डायग्राम तो इस तरह से पैराबोलिक होता है, फिर रेक्टेंगल होता है। ये क्या होता है, ये स्ट्रेच डायग्राम, स्ट्रेच डायग्राम होता है पैराबोलिक एंड लीनियर। नेक्स्ट है consider the following factor: initial pre-stress, loss in pre-stress, depth of cable from the extreme compression fiber, those which affect the ultimate moment capacity of the pre-stress। बोल रहा है कि प्री स्ट्रेस में जो अल्टीमेट मोमेंट को अफेक्ट करे उसमें से कौन कौन सा है। तो इनिशियल प्री स्ट्रेस अफेक्ट नहीं करता, लॉस इन प्री स्ट्रेस अल्टीमेट को अफेक्ट नहीं करता, तो डेप्थ ऑफ केबल जो है वो इफेक्ट करता है, दैट इज डी। इस तरह से अलॉन्ग डी एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्टीमेट मोमेंट पूछ रहा है, अल्टीमेट मोमेंट पर सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन रेक्टेंगुलर बीम। हम लोग अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी जानते हैं कितना होता है। फर्स्ट केस में अगर मान लिया जाए एफ ई का वैल्यू दिया हुआ है 250 स्माइलर स्टील दिया हुआ है, या 415 दिया हुआ है, या 500 दिया हुआ है, तो 250 के केस में कितना होता है 1.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर, एक कॉमन है। 415 के केस में कितना होता है 0.138, और 50 के केस में कितना होता है 0.133, 0.148, 0.138 एंड 0.133। तो एफ ई का वैल्यू 250 है, 415 है एंड 500 है इसके लिए। बाकी एफ सी के बी डी स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट टर्म होता है, मान लीजिए इसको के मान लेते हैं, ये कांस्टेंट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि एम अल्टीमेट इसमें कितना होगा, तो इसी के मैच देख लेते हैं मैक्सिमम कौन है। एक दिख रहा है लगभग 0.135 एफ सी के बी डी स्क्वायर, तो यहाँ से कह सकते हैं कि एम अल्टीमेट कितना हो जाएगा, या बैलेंस सेक्शन में 0.135 एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो बैलेंस सेक्शन में जो मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 0.135 एफ सी के बी डी स्क्वायर। नेक्स्ट है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन शुड सैटिस्फाइड। जो सर्विसबिलिटी है वो क्या सैटिस्फाइड करेगा, सर्विसबिलिटी में क्या होता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है, क्रैकिंग हो जाता है, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग हो जाता है सर्विसबिलिटी में। और ड्यूरेबिलिटी जो होता है वो होता है किसमें, कवर में। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि लिमिट स्टेट सर्विसबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन शुड सैटिस्फाई द क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन, तीनों को सैटिस्फाई करेगा सर्विसबिलिटी, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है at the limit state of collapse, at the limit state collapse in shear in case of wave shear crack, जब wave shear crack कर रहा है, it is assumed that the concrete cracks when the maximum principal tensile stress exceed a value of maximum tensile stress, इसमें कितना होगा, maximum principal tensile stress कितना होगा वो पूछ रहा है, stress exceed a value of ft इक्वल तो shear crack जब आ रहा है वेव में, तो इसमें जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है जो 0.24 एफ सी के से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 0.24 रूट एफ सी के, दैट इज ए। नेक्स्ट है द लोड टू बी टेकन कॉरस्पॉन्डिंग टू लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ एक लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ है, डिफ्लेक्शन है और क्रैकिंग है। डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग ये दोनों जो है वो सर्विसबिलिटी में आता है, सर्विसबिलिटी में आता है। तो जो दोनों जो होता है वो वर्किंग लोड पे काम करता है, दैट इज वर्किंग लोड पे काम करता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग दोनों वर्किंग लोड पे होगा, और स्ट्रेंथ जो होता है अल्टीमेट लोड पे होता है। तो अल्टीमेट लोड पे ये हो जाएगा स्ट्रेंथ, वर्किंग लोड, और अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट गलत है, अल्टीमेट वर्किंग। डिफ्लेक्शन देखें हम लोग, क्या डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग जो है वो वर्किंग लोड पे काम करता है, और स्ट्रेंथ जो है वो अल्टीमेट लोड पे है। तो अल्टीमेट, वर्किंग एंड वर्किंग, दैट इज डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज डिजाइन फॉर लिमिट स्टेट कोलैप्स, फ्लेक्चर एंड शियर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। अभी हम लोग देखे थे सर्विसबिलिटी में कौन सा होता है, सर्विसबिलिटी में डिफ्लेक्शन होता है, क्रैकिंग होता है। दोनों को हम लोग फ्लेक्चर, डिफ्लेक्शन को हम लोग फ्लेक्चर भी बोलते हैं, डिफ्लेक्शन को हम लोग फ्लेक्चर भी बोलते हैं। तो सर्विसबिलिटी में मेरा डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग, ड्यूरेबिलिटी जो होता है वो कवर में होता है। जब कवर मेरा कम रहेगा तो ड्यूरेबिलिटी कम जाएगा। कवर जो रिक्वायर्ड कवर होता है उतना देना पड़ता है, किसके लिए, कि ड्यूरेबिलिटी के लिए, जो बीम ड्यूरेबल हो। तो यहाँ पे जो सर्विसबिलिटी के लिए कौन सा होगा, डिफ्लेक्शन होगा और क्रैकिंग होगा, ड्यूरेबिलिटी नहीं होता, ड्यूरेबिलिटी कवर के लिए होता है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, 1 और 2 मेरा सही हो जाएगा, दैट इज बी।
नेक्स्ट है मैचिंग का है, मैचिंग में दे रहा, अभी देखे थे हम लोग मैचिंग का चार्ज दिया हुआ, डबली रेनफोर्स सेक्शन, लिमिट स्टेट डिजाइन, मिनिमम कवर, स्पैन डेप्थ रेशियो। तो स्पैन डेप्थ रेशियो तो हम लोग जानते हैं किस में होता है, डिफ्लेक्शन में होता है। किस में होता है, डिफ्लेक्शन में होता है। डिफ्लेक्शन कहाँ होता है, तो सर्विसबिलिटी में होता है। तो डिफ्लेक्शन का सर्विसबिलिटी दैट इज ये हो गया। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी हम लोग देखे थे कवर में था, मिनिमम कवर होता है ड्यूरेबिलिटी के लिए, तो कवर के लिए ड्यूरेबिलिटी हो गया। लिमिट स्टेट डिजाइन जो होता है किस पर डिजाइन किया जाता है, तो लिमिट स्टेट डिजाइन जो होता है किस पे डिजाइन किया जाता है, तो वो अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी हम लोग देखे थे कि लिमिट स्टेट जो डिजाइन होता है अल्टीमेट पे होता है, दैट इज बी का 4। डबली रेनफोर्स सेक्शन जो होता है इसका जो सेक्शनल डेप्थ है रिडक्ट किया जाता है, रिडक्शन ऑफ सेक्शनल डेप्थ दैट इज 3। तो इस तरह से देख सकते हैं कि डबली रेनफोर्स सेक्शन के लिए मेरा कौन सा आ गया, रिडक्शन ऑफ सेक्शनल डेप्थ दैट इज 3। लिमिट स्टेट डिजाइन अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी दैट इज 4। मिनिमम कवर किसके लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए दैट इज 2। एंड स्पैन डेप्थ रेशियो किसके लिए होता है, डिफ्लेक्शन के लिए होता है। और डिफ्लेक्शन किस में होता है, सर्विसबिलिटी, डिफ्लेक्शन प्लस क्रैकिंग सर्विसबिलिटी में आता है, दैट इज 1। 3 4 2 1 ऑप्शन देख लेते हैं, 3 4 2 1 दैट इज डी। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट द एज ऑफ ए स्क्वायर वर्टिकल बैंकर ड्यू टू लैटरल प्रेशर। पूछ रहा है बेंडिंग मोमेंट एट द एज पे, पूछ रहा है। यहीं पे हम लोग पीछे भी क्वेश्चन देखे थे जहाँ पे मिड स्पैन पर था। मिड स्पैन पे जब वर्टिकल बैंकर था उस पर लेटरल प्रेशर की वजह से जो उसमें लग रहा था स्ट्रेस वो कितना था, PL² डिवाइड बाई 24 था। PL² किस में था, जब मिड स्पैन पे था। बट एज पे पूछ रहा तो एज पे कितना होता है, PL²/12। यहाँ पे पूछ रहा है एज पे वर्टिकल बैंकर पे जो स्ट्रेस होगा ऑफ द स्क्वायर वर्टिकल स्ट्रेस, द लेटरल प्रेशर P पर यूनिट एरिया। लेटरल प्रेशर कितना होगा एज पे, प्रेशर कितना हो जाएगा, PL²/12। यहीं पे अगर मिड पॉइंट पे रहता या मिड स्पैन पे रहता है वर्टिकल एज में ड्यू टू लेटरल प्रेशर, तो उसमें कितना होता है, PL² डिवाइड बाई 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फिर मैचिंग का है, मैचिंग में क्या कर रहा है, मैचिंग कर रहा है कंटिन्यूअस ब्रिज, कॉजवे, इकोनॉमिक स्पैन एंड वायरडक्ट। कंटिन्यूअस ब्रिज कब यूज करते हैं, जब लार्ज स्पैन, जब मेरा स्पैन लार्ज हो गया, ज़्यादा स्पैन का, तो हम लोग कंटिन्यूअस ब्रिज यूज कर सकते हैं, दैट इज इसका 3 हो जाएगा। कॉजवे जो होता है फ्लैट जो होता है, कॉजवे जो है फ्लड वाटर का जो यूज़ होता है, फ्लड वाटर को पास करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लड वाटर किस में दिया हुआ वो देख लेते हैं। कंटिन्यूअस ब्रिज के लिए कौन सा हो गया, लार्ज स्पैन कंटिन्यूअस ब्रिज दैट इज 3। कॉजवे किसके लिए हो गया, फ्लड वाटर पासेज, तो फ्लड वाटर को पास करने के लिए कॉजवे यूज किया जाता है, दैट इज 4। इकोनॉमिक स्पैन कौन सा होगा, यूज फॉर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ पियर। जो इकोनॉमिक स्पैन कर रहा है तो ये क्या डिफाइन करता है, ये डिसाइड करता है नंबर ऑफ पियर कितना होगा ब्रिज में, दैट इज ब्रिज में पियर नंबर ऑफ को था, पियर डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ पियर को डिफाइन करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक स्पैन यूज करते हैं, दैट इज 1। वायरडक्ट क्या होता है, ब्रिज टू बी इनेबल रोड पासेज ओवर द कटिंग। रोड को पास करने के लिए जो कटिंग किया जाता है वो वायरडक्ट बोलते हैं, दैट इज 2। तो इस तरह से आंसर हो गया 3 4 1 2 दैट इज 1। नेक्स्ट है इन द कंक्रीट ब्रिज डिजाइन द इम्पैक्ट फैक्टर भी हम लोग देखे थे कितना होता है। इम्पैक्ट फैक्टर का वैल्यू होता है 0.15 + 8 डिवाइड बाई L + 6, ये होता है इम्पैक्ट फैक्टर का वैल्यू। तो बोल रहा है इन द कंक्रीट ब्रिज डिजाइन द इम्पैक्ट फैक्टर कैन बी इग्नोर फॉर पेडेस्ट्रियन, इग्नोर नहीं करते हैं, कैन बी इग्नोर फॉर डेड लोड व्हेन द ब्रिज ऑफ 8 लेन विड्थ, इट इज सेम फॉर बोथ डेड एंड लाइव लोड। दोनों के लिए सेम होता है, नहीं सेम होता है किसके लिए, IRC क्लास A एंड IRC क्लास A है स्पैन लोडिंग व्हेन द स्पैन इज लार्ज। जब स्पैन लार्ज है तो क्लास A और क्लास A के लिए सेम हो जाता है, दैट इज D। नेक्स्ट फॉर द कॉर्बन्स रिएक्शन कोफिशिएंट टू बी वैलिड, कॉर्बन्स रिएक्शन कोफिशिएंट किसके लिए वैलिड होता है वो पूछ रहा है। तो कॉर्बन्स रिएक्शन जो कोफिशिएंट है वैलिड होता है किसके लिए, लिस्ट 5 ट्रांसवर्स, देयर शुड बी एटलीस्ट 5 ट्रांसवर्स बीम। जब मिनिमम 5 ट्रांसवर्स बीम इसमें आए तब वैलिड होता है कॉर्बन्स रिएक्शन कोफिशिएंट, दैट इज ए।
ने नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉर एन ओवर एनफोर्स सेक्शन। ओवर एनफोर्स सेक्शन कह रहा है। ओवर एनफोर्स सेक्शन में हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स एक्चुअल जो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो बोलते हैं ओवर एनफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, सिग्मा सीबीसी जो होता है वो पहले अटेंड करता है इन कंपेयर टू सिग्मा एसटी, तो सी बराबर हो जाता है सिग्मा सीबीसी। और इसमें क्या हो जाता है, एम जो बैलेंस है वो एम जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर हो जाता है बैलेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से। दूसरा ओवर एनफोर्समेंट जो होता है वो ब्रिटल फेल्यूर को शो करता है। ओवर एनफोर्समेंट जो बीम होता है वो ब्रिटल फेल्यूर को शो करता है। अब इसमें क्या पूछता है वो देख लेते हैं। ओवर एनफोर्स पूछ रहा है द लीवर आर्म विल बी लेस देन दैट ऑफ फॉर द बैलेंस सेक्शन। अब लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म जो होता है हम लोग जानते हैं कि ओवर एनफोर्स सेक्शन में बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है कि एक्स ए जो है वो ग्रेटर हो जाता है एक्स सी से, मीन्स एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो लीवर आर्म का जो वैल्यू होता है, लीवर आर्म का जो वैल्यू होता है वो डी माइनस एक्स ए डिवाइड बाई 3 होता है। लीवर आर्म का जो वैल्यू होता है डी माइनस एक्स बाई 3 होता है। तो जब एक्स ए का वैल्यू बढ़ा देंगे तो लीवर आर्म का वैल्यू ऑटोमेटिक कम जाएगा। तो यहाँ का लीवर आर्म विल बी लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन, ऑटोमेटिक लेस हो जाएगा बैलेंस सेक्शन में, क्योंकि एक्स ए का वैल्यू ज़्यादा है तो लीवर आर्म कम हो जाएगा। द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप बाई स्टील शुड इक्वल टू अलाउबल स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप बाई स्टील, स्टील इज इक्वल टू अलाउबल, स्टील में नहीं, यह कंक्रीट हो जाएगा, क्योंकि स्टील में कब होता है, ये अंडर एनफोर्स सेक्शन में होता है। द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप बाय कंक्रीट शुड बी इक्वल टू अलाउबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। सही है, कंक्रीट में हो तो सही है, ये हो जाएगा ओवर एनफोर्स सेक्शन में। तो पहला और तीसरा ओवर एनफोर्स के लिए सही हो गया और दूसरा जो है अंडर एनफोर्स के लिए सही हो गया। तो यहाँ पर ओवर एनफोर्स पूछ रहा था तो मेरा 1 और 3 सही होगा। दूसरा अगर देखा जाए तो अंडर एनफोर्स के लिए सही होगा। तो 1 और 3 आंसर देख लेते हैं किस में दिया हुआ, 1 और 3 मेरा बी में दिया हुआ। नेक्स्ट है द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम 30 सेंटीमीटर, द सेक्शन इज ओवर एनफोर्समेंट। सेक्शन जो है ओवर रेनफोर्स है। न्यूट्रल एक्सिस इज 12 सेंटीमीटर बिलो द टॉप। न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ दिया हुआ है एक्स ए। द मैक्सिमम स्ट्रेस अटेंड बाई कंक्रीट इज 50। ओवर एनफोर्स में है तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कंक्रीट में होगा 50 एंड द मॉडुलर डेंसिटी दिया हुआ 18। देन द स्ट्रेस डेवलप एट द स्टील। इसका सिमिलर ट्रायंगल अगर बनाया जाए इस तरह से, हम लोग जानते हैं कि अगर ये सिग्मा सी बी सी आता है ओवर एनफोर्स सेक्शन है तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम। ई एक्स ए दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा डी माइनस एक्स ए। यहीं से हम लोग सिमिलर ट्रायंगल यूज करते हैं तो सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एक्स ए इज इक्वल टू सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम इंटू डी माइनस एक्स। इसको फ्रेश में लिखें तो लिख सकते हैं सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एक्स ए इज इक्वल टू सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम इंटू डी माइनस एक्स ए। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है। यहाँ से सिग्मा एस टी का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एस टी का वैल्यू आ जाएगा कितना आ रहा है मेरा 1350, 1350 दैट इज सी। सिंपल सा सिर्फ फार्मूला सिमिलर ट्रायंगल का लगाना, इसी पे आ जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू होगा ओवर एनफोर्स सेक्शन में तो वह हो जाता है सिग्मा एस टी डिवाइड बाई मॉडुलर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्लेन कॉन्क्रीट यूज्ड इन अंडरग्राउंड वर्क ऑफ मॉडरेट एक्सपोज कंडीशन द मिनिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्स। प्लेन कॉन्क्रीट है, सबसे पहले दिया हुआ प्लेन कॉन्क्रीट दिया हुआ है, यूज अंडरग्राउंड वर्क में यूज हो रहा है। मॉडरेट एक्सपोज कंडीशन दिया हुआ है तो मिनिमम सीमेंट जो इसमें होगा वो कितना होगा तो 250 kg पर मीटर क्यूब, जो 250 kg होगा 1 मीटर वॉल्यूम में, दैट इज बी। नेक्स्ट होगा विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस बैलेंस रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन इज करेक्ट। बोल रहा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील required to produce balanced reinforced concrete section is correct. Required percentage of steel reduce as the yield stress। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखते हैं परसेंटेज स्टील का कितना होता है। परसेंटेज ऑफ स्टील जो है टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पी का फॉर्मूला देखा जाए तो 41.38 एफ सी के डिवाइड बाई एफ बाई इंटू एक्स यू लिमिट डिवाइड बाई डी, ये होता है परसेंटेज का। यहाँ पर देख रहे हैं कि पीटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ सिक्के का
डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एफ बाई का, डायरेक्टली एक्स यू लिमिट का और इन्वर्सली डी का। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है कि परसेंटेज ऑफ स्टील जो है, रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ स्टील रिड्यूस द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील प्रोड्यूस कांक्रीट सेक्शन, द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ स्टील रिड्यूस एज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज। बोल रहा है कि पीटी का जो वैल्यू है परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेंफोर्समेंट वो रिड्यूस करेगा जब मेरा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बढ़ेगा। तभी हम लोग देखे थे इसका वैल्यू कितना था 41.38 टू एफ सिक के डिवाइड बाई एफ बाई था। तो यहाँ से देख रहे हैं कि पीटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ बाई का, तो ये रिड्यूस करेगा कब, जब स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो सही हो गया। रिमाइंस अनचेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में जो अनचेंज है या कांस्टेंट है गलत है। सेम फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ स्टील रिस्पेक्ट ऑफ द वेदर वर्किंग स्ट्रेस मेथड अल्टीमेट लोड मेथड भी गलत है। फर्स्ट ही मेरा सही हो गया क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं कि जो पीटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ बाई का, इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड लोड, इसमें से कौन है जो अप्लाइड लोड पे डिपेंड नहीं करता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड लोड, तो इलास्टिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, क्रीप स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, ड्रैंक श्रिंकेज स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करता लोड पे, कॉम्बिनेशन ऑफ श्रिंकेज भी नहीं करता। तो नॉट डिपेंड कर रहा है, तो मेरा 3 और 4 सही हो जाएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट है मार्कस करेक्शन इज इंट्रोड्यूस एज ए सिंपल करेक्शन, मार्कस करेक्शन है उसको सिंपल करेक्शन कब इंट्रोड्यूस करते हैं वो पूछ रहा है कि मार्कस करेक्शन इज इंट्रोड्यूस एज ए सिंपल करेक्शन टू, ये कब होता है जब ये रैंकाइन जो फॉर्मूला मोमेंट ऑब्टेन बाय रैंकाइन गॉसिप मेथड अलॉक एट कॉर्नर रिस्ट्रेन एट कॉर्नर एंड फॉर असिस्टेंट डेवलप बाय टॉर्सन, दैट इज गॉसिप मेथड में जो होता है वो सिंपल करेक्शन होता है, दैट इज सी। नेक्स्ट है 68 नंबर क्या करा, द रेडियल मोमेंट एट द बाउंड्री ऑफ ए सिंपली सेपरेट सर्कुलर स्लैब ऑफ रेडियस आर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। स्लैब है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो पूछ रहा है कि रेडियल मोमेंट कितना होगा बाउंड्री पे। रेडियल मोमेंट जो होता है बाउंड्री पे वो 0 होता है, तो रेडियल मोमेंट जो होगा वो 0 होगा एट द बाउंड्री। नेक्स्ट है द हुप स्ट्रेस इन द डोम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हुप स्ट्रेस पूछ रहा है इस पे डोम पे, हुप स्ट्रेस पूछ रहा है किस पे, हुप स्ट्रेस इन द डोम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस पर यूडीएल डाला हुआ है तो पूछ रहा है कितना होगा, ऑलवेज कॉम्प्रेसिव नहीं, ऑलवेज टेंसाइल तो होता है बट ऑलवेज नहीं होता, कॉम्प्रेसिव तो होगा नहीं। टेंसाइल एट द सेक्शन हुज रेडियस वेक्टर एट द एंगल इज लेस देन 51 डिग्री 51 मिनट, तो लेस नहीं ये ग्रेटर होता है। टेंसाइल तो होता है, सही है, क्योंकि जो हुप स्ट्रेस जो होता है ऑलवेज जो होता है वो टेंसाइल होता है, लेकिन ऑलवेज होता है कब तक, जब तक इसका जो एंगल है वो ग्रेटर हो किससे 51 डिग्री 51 मिनट से। टेंसाइल एट द सेक्शन विच रेडियस वेक्टर और एट द एंगल ग्रेटर देन द 51 डिग्री 51 मिनट, ये सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन एक है ऑलवेज टेंसाइल, ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज गलत हो गया, जब भी होगा कब होगा जब इसका एंगल जो है ग्रेटर होगा 51 डिग्री 51 मिनट से, दैट इज सी। नेक्स्ट है फॉर द नॉर्मली यूज्ड वैल्यू ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड क्यूरिंग कंडीशन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। बोल रहा है कि नॉर्मली यूज कर रहे हैं किसका मटेरियल यूज हो रहा है नॉर्मली, क्यूरिंग नॉर्मली कंडीशन है, तो मैक्सिमम परसेंटेज पूछ रहा है किसका, लॉस का किस में, प्री स्ट्रेस में, प्री स्ट्रेस पोस्ट टेंशन में मैक्सिमम लॉस। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम इसमें लॉस किस में होगा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉस पूछ रहा है किसके कॉम्बिनेशन से होगा वो पूछ रहा है। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग के वजह से लॉस कितना होता है, अगर इलास्टिक शॉर्टनिंग देखा जाए, इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से जो परसेंटेज लॉस होता है वो कितना होता है 1% होता है। क्रीप की वजह से कितना होता है तो 5% होता है, क्रीप की वजह से 5%, श्रिंकेज की वजह से कितना होता है तो 6%, तो श्रिंकेज की वजह से 6%, रिलैक्सेशन 3%, इलास्टिक शॉर्टनिंग 1%। तो पहला केस में देखा जाए तो इलास्टिक 1 और 5 दैट इज 6, दूसरा क्रीप 5 और श्रिंकेज 6, तो 6 5 11%, श्रिंकेज 6 रिलैक्सेशन 3, तो 6 3 9%, रिलैक्सेशन 3 और इलास्टिक 1 दैट इज 4%। तो मैक्सिमम देख रहे हैं मेरा बी में आ रहा, कह रहा था इसमें कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉस किससे कॉम्बिनेशन से होगा, तो हम लोग जानते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से 1% होता है लॉस, क्रीप की वजह से कितना हो रहा था, क्रीप की वजह से 5% होता है, दोनों का जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 6%,
क्रीप की वजह से 5%, श्रिंकेज की वजह से 6%, दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 11%। श्रिंकेज मेरा 6%, रिलैक्सेशन 3%, कितना हो रहा है 9%। रिलैक्सेशन 3%, इलास्टिक 1%, कितना हो रहा है तो 4%। तो मैक्सिमम देख रहे हैं सब में 11% मैक्सिमम है, दैट इज बी। यही मैक्सिमम पूछ रहा था। नेक्स्ट है कॉन्कॉर्डेंट प्रोफाइल। कॉन्कॉर्डेंट प्रोफाइल जो है रिप्रेजेंट फॉर द सर्टेन सेट ऑफ एक्सटर्नल लोड टू सम स्केल। जो कॉन्कॉर्डेंट प्रोफाइल जो है किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को वो रिप्रेजेंट करता है। दैट इज ये कॉन्कॉर्डेंट डायग्राम जो प्रोफाइल है वो बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज ए द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस जो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट पूछ रहा है ना कि स्टील। तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस जो होता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, हम लोग जानते हैं कि श्रिंकेज का स्ट्रेन कितना होता है 0.0003 पॉइंट। अगर लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस देखा जाए ड्यू टू श्रिंकेज, तो श्रिंकेज के वजह से लॉसेज जो होता है, जो श्रिंकेज स्ट्रेन होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ES से। ES होता है मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट is the product of modular ratio and percentage of a steel। modular ratio और percentage of a steel गलत है। modulus of plasticity of concrete नहीं, concrete नहीं, ये steel। modulus of plasticity of a steel सही है, and shrinkage of concrete सही है। तो मेन जो होता है, अब देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज इन कंक्रीट जो होता है कितना होता है, वो होता है मेरा 0.0003 ES। या इसी को क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻⁴ ES इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट हो गया, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हो गया। तो प्रोडक्ट हो गया किसका, कंक्रीट का, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील का। तो आंसर देख लेते हैं इसमें। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, दैट इज C। नेक्स्ट है फॉर ए गिवन ग्रेड ऑफ स्टील द लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इंडेक्स फॉर द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम प्रोपोर्शनल टू। फॉर गिवन ग्रेड ऑफ स्टील द लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इंडेक्स। लिमिटिंग रेनफोर्समेंट अभी हम लोग देखे थे, जो लिमिटिंग था वो क्या था, अभी PT का वैल्यू हम लोग देखे थे फॉर्मूला। PT बराबर क्या था मेरा 1.38 FCK डिवाइड बाई F/XU लिमिट डिवाइड बाई D। यहाँ से देख सकते हैं कि जो गिवन ग्रेड ऑफ स्टील को, गिवन ग्रेड ऑफ स्टील मीन्स स्टील का जो ग्रेड है वो कांस्टेंट है हमेशा। ये जो दिया हुआ है कांस्टेंट दिया हुआ है, तो जो वैरी कर रहा है PT किस पे वैरी करता है, तो FCK पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया FCK के। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा FCK हो जाएगा A। नेक्स्ट है बाय अप्लाइंग द विंटर एंड पाइप्स मेथड। विंटर्स एंड पाइप मेथड अप्लाई कर रहे हैं, विंटर्स एंड पाइप मेथड अप्लाई कर रहे हैं। एनालिसिस फॉर फोल्डेड प्लेट किस में यूज करते हैं इसको, विंटर्स फॉर अप्लाइंग द विंटर एंड पाइप मेथड ऑफ एनालिसिस टू फोल्डेड प्लेट। फोल्डेड प्लेट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट ने स्पैन टू डेप्थ रेशियो नॉट रिस्ट्रिक्टेड रहता है। इंडिविजुअल प्लेट्स आर एज्यूम्ड टू बी बेंड, इंडिविजुअल नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जंक्शन ऑफ द हिप प्लेट कैन बी इग्नोर्ड इफ द स्पैन डेप्थ रेशियो इज लेस देन। स्पैन डेप्थ रेशियो अगर लेस होता है 4 से, स्पैन डेप्थ रेशियो अगर लेस है 4 से, तब इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं जो हिप प्लेट है उसको, दैट इज डेज का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मिनिमम क्लियर कवर पूछ रहा है किसमें, स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग। हम लोग जानते हैं कि फुटिंग का सबसे ज़्यादा होता है 75, कॉलम कितना होता है 40, बीम कितना होता है 25 और स्लैब कितना होगा 15, मिनिमम 15, 25, 40, 75। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कितना दिया हुआ है, 75 किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 25, 15, दैट इज B। नेक्स्ट है द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ RC स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार और 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग। कह रहा है कि जब मेन रेनफोर्समेंट हो गया RCC स्लैब में और 10 mm बार का है, जिसका स्पेसिंग दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। जो मेन रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे प्रोवाइड करते हैं, 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे प्रोवाइड कर रहे हैं 10 mm का बार। तो पूछ क्या रहा है इसमें, द डिजायर टू रिप्लेस 10 mm बार बाई 12 mm। अभी क्या है कि 10 mm के बार की जगह पे हम लोग 12 mm का बार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 12 mm का बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बीच का स्पेसिंग जो होगा वो कितना हो रहा है वो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एक जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है
AST डिवाइड बाई BD इज नॉट लेस देन 0.4 डिवाइड बाई 0.87 F/। ठीक है, मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होता है बीम में, मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होता है स्लैब में, वो कितना होता है AST BD डिवाइड बाई 0.4 टेंशन रेनफोर्समेंट, जो मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट हो गया, टेंशन रेनफोर्समेंट देखते हैं, या फिर दूसरा भी देख सकते हैं, या AST बाई BD, या फिर अगर स्लैब में देखा जाए स्पेसिंग के केस में तो 0.4 BSB होता है यहाँ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि SB जो है स्पेसिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया A का, या फिर कह सकते हैं कि SB जो हो गया स्पेसिंग हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पाई, इस एरिया कितना हो जाएगा मेरा π/4 D²। तो स्पेसिंग हो गया मेरा D² का प्रोपोर्शनल, डाया का प्रोपोर्शनल। तो स्पेसिंग जो हो गया प्रोपोर्शनल किसका हो गया, डायमीटर का स्क्वायर का, रड के डायमीटर का जो बार है उसके डायमीटर का स्क्वायर का। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम पहले 10 था, पहले अगर 10 था, S1 कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग, तो 100 हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू, जब स्पेसिंग 12 कर दिए, जब स्पेसिंग निकालना ना, स्पेसिंग निकालना है SB, तो डायमीटर कितना हुआ 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है। इसको सोल्व करेंगे तो S का वैल्यू निकल जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, S का जो वैल्यू आ जाएगा 14.1414, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, में से S का जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, दैट इज C। नेक्स्ट सिंपल, इसमें यही रखना है कि स्पेसिंग जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D² का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है, देख लेते हैं सही इसमें कौन सा है। द मैक्सिमम लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम 6% क्रॉस सेक्शन एरिया, सही है, क्योंकि कितना होता है 0.8 से लेकर के 0.x से लेकर के 6% तक होता है, तो मैक्सिमम कितना होता है 6%, तो सही हो गया, ये तो सही हो गया, क्योंकि मैक्सिमम पूछा था करेक्ट इसमें कौन सा। कॉलम विथ सर्कुलर सेक्शन आर प्रोवाइडेड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हेलिकल टाइप ओनली, सिर्फ सर्कुलर सेक्शन में हेलिकल ही प्रोवाइड किया जाता है ओनली, तो ये तो गलत हो गया। तो मेरा करेक्ट पूछ रहा था, तो करेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम मेरा 6%, यहीं से भी छोड़ सकते हैं कि मैक्सिमम मेरा ये हो गया। नेक्स्ट है टॉर्सन रेसिस्टेंट कैपेसिटी ऑफ गिवन RC सेक्शन, टॉर्सनल रेसिस्टिंग कैपेसिटी जो है, टॉर्सनल रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन RC सेक्शन डिक्रीज विथ डिक्रीज द स्टीरप्स स्पेसिंग, डिक्रीज करेगा जब स्टीरप्स स्पेसिंग, इससे कुछ नहीं है। डिक्रीज विथ इंक्रीज द लॉन्जिट्यूडिनल बार, डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टीरप्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल, डिपेंड करेगा, डज नॉट नहीं। इंक्रीज विथ इंक्रीज द स्टीरप्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्टील, जब टॉर्सनल रेसिस्टिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज करता है कब, जब मेरा स्टीरप्स और लॉन्जिट्यूडिनल स्टील जो है वो इंक्रीज करा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि टॉर्सनल रेसिस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा कब, जब मेरा इंक्रीज कर रहा है लॉन्जिट्यूडिनल स्टील और स्टीरप्स, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है इफ़ ए सिंपली सेपरेट कंक्रीट बीम प्री स्ट्रेस विथ फोर्स 2500 kN is designed for load balance concept for an effective span 10 meter and carrying a total load 40 kN per meter, the central dip कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं सेंट्रल डिप का जो फार्मूला होता है, सिंपल से अगर देखा जाए तो सेंट्रल डिप का फार्मूला इसमें होता है कितना, WL² डिवाइड बाई 8P, सेंट्रल डिप का फार्मूला हो गया WL² डिवाइड बाई 8P। W मेरा 40 दिया हुआ है, L मेरा कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है इफेक्टिव स्पैन, 10 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8, P कितना दिया हुआ है 2500, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा। सिंपल सा जो डिप का फार्मूला है वो याद रखना है, सिंपल सा जो बट सेंट्रल डिप का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है WL² डिवाइडेड बाई 8P, इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा, W मेरा 40 दिया हुआ था, L मेरा 10 दिया हुआ है, स्क्वायर कर देंगे 8 हो गया, और P कितना दिया हुआ है 2500, सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो 200 आ रहा है, दैट इज B। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ प्री टेंशन में पूछ रहा है, इन द केस ऑफ प्री टेंशन श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज ऑर्डर ऑफ, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट हम लोग जानते हैं कितना होता है 0.0003, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट जो होता है वो कितना होता है 0.0003, ठीक है।
तो रिलैक्सेशन ऑफ स्टील कैन बी इग्नोर प्री इन द केस ऑफ प्री टेंशन श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज द ऑर्डर ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट में होता है कितना 0.0003। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻4। तो मेरा श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इन ऑर्डर कंक्रीट में दिया हुआ कितना 3 × 10⁻⁴। तो सही हो गया। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील कैन बी इग्नोर नहीं करते हैं क्योंकि इसका रिलैक्सेशन 3% होता है। ओनली वन वायर कैन बी स्ट्रेच, ओनली वन नहीं कुछ भी कर सकते। इवन माइल्ड स्टील कैन बी यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेच, माइल्ड स्टील हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं प्री स्ट्रेस में क्योंकि ये अपना स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करता जितना हम लोग प्री स्ट्रेस में चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट रहना देता है। यहाँ पे हम लोग देखें कि 280 तक का क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर चुके हैं, लगभग 40 क्वेश्चन हो गया है, 1 घंटा होने का है। नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस पार्ट में हम लोग 240 से लेकर के 280 तक के क्वेश्चन सोल्व किए, लगभग 40 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का सोल्व करेंगे।